Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss our next topic, that is biological method. First of all, we will define what is biological method. Method which is used to solve any biological problem. वो मेथड जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उसको क्या नाम देते हैं? बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं. मेथड विच इज यूज्ड टू सॉल्व एनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, उस मेथड को क्या नाम देते हैं? बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं. और साइंस जो है, साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड नॉलेज. साइंस इज अ सिस्टमैटाइज्ड नॉलेज. इट हैज set methodology. Like other sciences, biology also has a set methodology and it is based on experimental inquiry. और इसकी बेस बुनियाद किस चीज़ पर है? एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी के ऊपर, कि हम एक्सपेरिमेंट से उस चीज़ को क्या करेंगे? हमेशा टेस्ट जरूर करेंगे. So now we discuss various steps which are related to biological method. First of all, we started from observations, then next hypothesis, then next experiments, next theory, and next scientific law or scientific principle. First of all, we will discuss observations. We started with observation. Observations are made with help of 5 senses. So firstly we discuss observations, mushahidat. These are made with 5 senses. हम मुशाहिदात कैसे करते हैं? जो हमारी 5 हिस्से हैं, कौन कौन सी हैं? उसमें विजन है, टेस्ट है, टच है, स्मेल है, हेयरिंग है. These are 5 senses. ये 5 हिस्से हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी फिनोमिना को, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए. उसके बाद these observations are of 2 types. These observations are of 2 types. One are qualitative observations and second one are quantitative observations. Observations 2 तरह के होते हैं, एक qualitative होते हैं, दूसरे quantitative होते हैं. अब ये जो qualitative होते हैं, these are not measurable. हम इनको measure नहीं कर सकते कि कोई खुराक है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी है. अब उस अच्छी को, उस गुड को हम जो है वो असेस नहीं कर सकते कि कितनी अच्छी है. ऐसे ही कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर. उसको हम हिंदसों की शक्ल में लिख भी नहीं सकते. उसको हम हिंदसों की शक्ल में हम उसको नहीं लिख सकते. और जो हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होते हैं, दीज आर मेजरेबल. हम इनकी पैमाइश कर सकते हैं एंड दीज कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर. और हम हिंदसों की शक्ल में इनको लिख भी सकते हैं. एंड दीज आर कंसीडर्ड मोर एक्यूरेट. और इनको ज़्यादा दुरुस्त भी माना जाता है. क्यों? क्योंकि ये मेजरेबल भी हैं, हम इनको इन टर्म ऑफ नंबर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, वो कितना होता है?
0 डिग्री सेंटीग्रेड, बोथ आर मेजरेबल, बोथ कैन बी रिगार्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। जबकि इसी एग्जाम्पल को हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में हम कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब वो जो लेस है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा कि कितना है। So observations are of two types. One is qualitative observation and second one is quantitative observations. On basis of this observation, a biologist will make a data for further processes. So next is, after hypothesis we will discuss, after observations we will discuss hypothesis. मफरूजा जिसको हम कहते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर या ऑब्जर्वेशंस की जो तहकीक तलब वजारत है। टेंटेटिव का क्या मतलब है? जिसको हमने टेस्ट करना है, जिसको हमने चेक करना है। हाउ वी विल डिफाइन हाइपोथेसिस? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात की जो तहकीक तलब वजात है उसको हम क्या नाम देते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की वजह क्या है? प्लाज्मोडियम है। सो हाउ वी कैन फार्मुलेट हाइपोथेसिस, कि हम हाइपोथेसिस को कैसे बनाते हैं? हम हाइपोथेसिस को कैसे बनाते हैं? इसको मैंने कैसे डिफाइन किया? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसमें हम दो तरह की रीजनिंग यूज करते हैं। एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरी होती है इंडक्टिव रीजनिंग। किसी भी हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करने के लिए हम इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग को जो है वो यूज करते हैं। अब डिडक्टिव कौन सी होती है? which moves from general to specific। इसमें हम क्या करेंगे? एक जनरल स्टेटमेंट से एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। while in inductive reasoning it is against of deductive reasoning, we move from specific to general statement। इसमें हम जनरल टू स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं और इसमें स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ हम जाते हैं। अब जनरल टू स्पेसिफिक, सपोज हम कहते हैं all birds have wings, तमाम परिंदों के क्या होते हैं? पर होते हैं। Then we say sparrows are birds, sparrows भी क्या हैं? परिंदे हैं। It means sparrows has wings, कि इनके अंदर भी क्या होंगे? फिर wings मौजूद होंगे। और इसके लिए अमूमन हम if और then भी यूज करते हैं। If all birds have wings, ये जनरल सी बात है। फिर हम स्पेसिफिकली किसको फोकस कर रहे हैं? स्पैरोज को। फिर हम कहते हैं स्पैरोज आर बर्ड्स, देन वी कंक्लूड देन स्पैरोज हैव विंग्स, तब स्पैरोज में भी क्या होंगे? विंग्स होंगे। जब हम आएंगे इंडक्टिव रीजनिंग में, हम इसको रिवर्स कर देंगे। हम अब उसमें हमने कहां से कहां जाना है? स्पेसिफिक टू जनरल। वी विल से स्पैरोज हैज विंग्स, सो स्पैरोज आर बर्ड्स एंड ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। means eagle, hawk, pigeon, crow, etc. all of these are birds. So to formulate any hypothesis, two type of reasoning, deductive reasoning and inductive reasoning is used. In addition to deductive and inductive reasoning, some other methods, some other ways are also used to formulate any hypothesis. For example, aesthetic preferences, जो हमारी पसंद नापसंद है वो भी हाइपोथेसिस को फार्मुलेट करने में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इंट्यूशन और इमेजिनेशन, जो हमारी सोच है, जो हमारा तखय्युल है, वो भी इस्तेमाल होता है किसी भी हाइपोथेसिस को फार्मुलेट करने में।
इसके अलावा कंपैरिजन है, हम चीज़ों का मवाजना करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, या एनालॉगी है विद अदर थिंग्स। इसके अलावा वी कैन आल्सो यूज रिलीजियस और फिलोसॉफिकल आइडियाज, कि हम किसी हाइपोथेसिस को फार्मुलेट करने के लिए रिलीजियस आइडियाज भी यूज कर सकते हैं, या जो फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं, मुफक्किराना सोच है, मजहबी सोच है, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी हाइपोथेसिस को फार्मुलेट करने के लिए। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल वर्किंग फॉर अदर, कि हम काम और कर रहे होते हैं लेकिन हमारे रिजल्ट्स कुछ और आ जाते हैं, कोई और चीज जो है वो हम डिस्कवर कर बैठते हैं unintentionally. So these are various ways to formulate hypothesis: deductive reasoning, inductive reasoning, aesthetic preferences, intuition, imagination, comparison or analogy with other processes or things, religious and philosophical ideas, discovery of one thing while working for other. Then after this, these hypotheses are tested again and again. इन hypothesis को बार बार टेस्ट किया जाता है, और अगर एक हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाए और वो गलत साबित ना हो, that is well supported and is generally accepted and is referred as theory, उसको हम क्या नाम देते हैं? थ्योरी का नाम देते हैं। So next one is, what is theory? How we will define it? If any hypothesis is tested again and again, कि किसी हाइपोथेसिस को हम बार बार चेक करते हैं without ever being falsified, और वो गलत साबित नहीं होता, is well supported, उसको सपोर्ट भी किया जाता है by biologist, and is generally accepted, और उसको अमूमी तौर पर दुरुस्त भी मान लिया जाता है, that is known as theory. इसको हम क्या नाम देते हैं? थ्योरी का नाम देते हैं। इससे पहले जो था कि हाइपोथेसिस के बाद हमने डिडक्शंस बनाए, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर वो हाइपोथेसिस ट्रू साबित हो गया उसको मान लिया जाएगा, और अगर वो गलत साबित हो गया तो उसको क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हमने कहा कि किसी हाइपोथेसिस को बार बार चेक किया जाता है और वो गलत साबित नहीं होता, देन इट बिकम्स अ थ्योरी, तो ये क्या बन जाती है? एक थ्योरी बन जाती है। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, सेल थ्योरी या कोहेरियन टेंशन थ्योरी है। अब इसमें गुड थ्योरी कौन सी होती है? अच्छी थ्योरी कौन सी होती है? थ्योरी विच इज प्रिडिक्टिव एंड हैज एक्सप्लेनेटरी पार्ट, वो थ्योरी जो प्रिडिक्टिव हो, डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में, डिफरेंट फिनोमिना के बारे में वो प्रिडिक्ट कर सके, पहले से बता सके, पेश कोई कर सके, एंड हैज एक्सप्लेनेटरी पार्ट, और वो डिफरेंट प्रोसेसेस को एक्सप्लेन भी कर सके, तो हम क्या कहते हैं? दैट इज अ गुड थ्योरी। एंड अ गुड थ्योरी which may suggest new and different hypothesis, ऐसी थ्योरी जो मजीद डिफरेंट जिससे हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं, दैट इज नॉन एज प्रोडक्टिव थ्योरी। ऐसी थ्योरी को हम क्या नाम देते हैं? प्रोडक्टिव थ्योरी का नाम देते हैं। यानी होगी ये भी क्या? गुड थ्योरी, लेकिन ये क्या करेगी? इससे हम डिफरेंट न्यू जो है हाइपोथेसिस फार्मुलेट कर लेंगे, दैट इज नॉन एज प्रोडक्टिव थ्योरी। अब इस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए वो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो कोशिश करेंगे, जो साइंटिस्ट्स हैं। अगर एक थ्योरी को बार बार टेस्ट किया जाता है और वो गलत साबित नहीं होती, then it is known as scientific law or scientific principle। फिर हम उसको क्या नाम देते हैं? साइंटिफिक लॉ या साइंटिफिक प्रिंसिपल का नाम देते हैं।
scientific law. How we will define it as? We can define according to textbook. If any theory survives in skeptical approach, मशकूक तर्ज अमल में वो कायम रहती है, and continues to be supported by experimental evidences, और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए वो दुरुस्त साबित होती है, then it is known as law. अब हम उसको क्या नाम देते हैं? लॉ कहते हैं. यानी एक थ्योरी को अब क्या किया जाएगा, हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, if any theory is tested again and again without ever being falsified, कभी भी गलत साबित नहीं होती अगर थ्योरी, तो हम वो क्या बन जाती है? लॉ बन जाती है. फॉर एग्जांपल हार्डी वेनबर्ग लॉ है. हार्डी वेनबर्ग लॉ मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है. मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें दो लॉज मेंडल ने पेश किए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इसके बाद नेक्स्ट जो लॉ होता है, इट इज कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर. कांस्टेंट फैक्ट होता है या हम कहते हैं यूनिवर्सल होता है. अब इसको गलत साबित नहीं किया जा सकता, या हम सिंपली कहते हैं इररिफ्यूटेबल थ्योरी, नाकाबिले तरदीद थ्योरी को भी हम क्या नाम देते हैं? लॉ कहते हैं, और ये कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर होगा. इसके अलावा जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी इज इन शॉर्ट ऑफ लॉज. बायोलॉजी इज इन शॉर्ट ऑफ लॉज, कि बायोलॉजी के अंदर लॉज कम है ड्यू टू इलूसिव नेचर ऑफ लाइफ. ड्यू टू इलूसिव नेचर ऑफ लाइफ, के जिंदगी जो है वो ख़त्म होने वाली है, फना होने वाली है, किसी भी वक्त ख़त्म हो जाती है. तो इस वजह से बायोलॉजी के अंदर लॉज क्या हैं? कम होते हैं, कम है. और ये जो लॉ होता है ये थ्योरी की निस्बत ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है, ज़्यादा कांस्टेंट जो है वो फैक्ट होता है. और एक लॉ जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफरेंट फिनोमिना को या प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर सकता है बानिस्बत एक थ्योरी की. सो दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज बायोलॉजिकल